नमस्कार, पब्लिक इंटरेस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं जोगिंदर पटियाल। आज सबसे पहले सीएए की बात करेंगे। नागरिकता वाला नया कानून जल्द लागू हो सकता है लोकसभा चुनाव से पहले। क्या यह बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक साबित होगा या फिर आफिद का नया पिटारा? इस कानून से किसे फायदा होगा? क्या फिर शाहीन बाग जैसा प्रोटेस्ट होगा? कॉलिंग कार्ड में सीएए की पूरी डिटेल्स बताएंगे आपको। प्रधानमंत्री मोदी ने केरल की स्त्री शक्ति समागम की आज सभा ली। देश के विकास में महिलाओं के योगदान को सराहा। उसी वक्त महाराष्ट्र में 2 लाख महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रही थी। मगर क्यों? इसकी वजह तकलीफ है। क्या मांग है उनकी? आज एक्सक्लूसिव में बताएंगे। यूपी सरकार नया कानून लेकर आई है, या ये कह दीजिए कि नया नियम लेकर आई है। अगर किसी भी नाबालिग ने गाड़ी चलाते हुए हादसा किया तो गाड़ी के मालिक को 3 साल की सजा और 25,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है। हमारी सिग्नेचर स्टोरी उन लोगों को जरूर देखनी चाहिए जो अपने बच्चों की जिद के सामने लाड प्यार में उन्हें स्टीयरिंग थमा देते हैं। कल हमने मध्य प्रदेश के शाजापुर के कलेक्टर साहब की बात आपको सुनवाई थी। वो ट्रक ड्राइवर से पूछ रहे थे, औकात क्या है तुम्हारी? पब्लिक इंटरेस्ट की खबर का असर हुआ और मोहन यादव सरकार ने डीएम साहब को बता दी उनकी हैसियत। तबादला हो गया। आज पब्लिक इंटरेस्ट में शुरुआत वहीं से करनी है जहां कल खत्म किया था। जब आपसे कल मैं विदा ले रहा था तब एक और बड़ी खबर आ रही थी। खबर यह थी कि सरकार 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के फौरन बाद नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए को लागू करने वाली है। जानकारी यह भी है कि उत्तराखंड और असम सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी लागू करेगी। कल रात से ही यह मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है। विपक्ष के नेता इसे लोकसभा चुनाव से जोड़कर भी देखने लग गए। टाइमिंग पर सवाल उठने लगे। कुछ ऐसे लोग हैं जो इसे असंवैधानिक बता रहे हैं और विरोध भी कर रहे हैं, जबकि कुछ जगह दोबारा धरना प्रदर्शन देने की बातें भी होने लगी हैं। इसीलिए हमने तय किया कि सीएए पर इस सारी कंफ्यूजन को दूर करना चाहिए। पब्लिक इंटरेस्ट में यह बताना चाहिए कि इस कानून के लागू होने के बाद किन लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। क्या इस कानून से किसी भारतीय को डरने की जरूरत है? ये जितनी भी आशंकाएं हैं, डाउट्स हैं, आज की रिपोर्ट में सब क्लियर हो जाएंगे। क्या लोकसभा चुनाव से पहले ही सरकार सीएए को लागू करेगी? क्या देश में एक बार फिर धरना प्रदर्शन शुरू हो जाएंगे? क्या सीएए के खिलाफ दोबारा सड़कें जाम होने लगेंगी? क्या शाहीन बाग जैसे प्रोटेस्ट एक बार फिर दुनिया की हेडलाइन बनेंगे? पब्लिक इंटरेस्ट में सबसे बड़ा सवाल कि सीएए लागू होने से आखिर क्या होगा? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए हमारी टीम अलग अलग रिलीफ कैंप्स में पहुंची। दिल्ली में मजनू का टीला इलाका, पाकिस्तान से आए कई हिंदू शरणार्थी यहां सालों से रह रहे हैं। 160 परिवार के 700 लोगों में उम्मीद जगी है। सोना दास इन्हीं कच्चे मकानों में रहते हैं। 2011 में परिवार के साथ सिंध से आ पहुंचे। ऐसी विपदा आ गई जैसे इंसान बहू बेटियों पे जैसे भी हिसाब किताब जो भी हिसाब किताब था वहाँ का जो देन लेन दुगले हिसाब से देखना हिंदू को, तो आखिर छोड़ना पड़ गया। वहाँ की सरकार पाकिस्तान के अंदर हमारे वहाँ अकीलत कहा जाता हम लोगों को, हिंदुओं को, वहाँ की सरकार में। मगर वो सरकार वहाँ पे सोच लेती भाई हमारे हिंदू है, इनकी अच्छी तरीके से सुविधा देना चाहिए, दुगले हिसाब से देखना नहीं चाहिए। इनकी बहू बेटियों पे जो भी अत्याचार करता है उन पे लाठी चार्ज करना, उसको न्याय दिलाना, वो होता तो क्यों वहाँ से निकलना पड़ता? जुल्म ही जुल्म है। पाकिस्तान के अंदर वो अपनों को नहीं वश कर रहे हैं तो हिंदुओं की क्या स्थिति वहाँ के है। सोना दास अब पासपोर्ट दिखाते हैं, कहते हैं
हिंदू नाम पर हरे रंग का कागजी ठप्पा अच्छा नहीं लगता। इसी तरह की कहानी कई और हिंदू परिवारों की है। सुखनंदन हो या फिर आरती, सब चाहते हैं नया कानून आए तो नए सपने संजोए, नागरिकता मिलेगी तो शान से कहेंगे हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। हमारे को बहुत उम्मीद जगी है कि हमारा नागरिकता हो जाएगा, सारा ये बिल आ जाएगा, पास हो जाएगा तो हमारे लिए फायदा होगा, हम कहीं भी जा सकते हैं और ये बिल आने से हमारी नागरिकता भी बढ़ जाएगी तो हम देश के बाशिंदे हो जाएंगे, भारत के माता के। हमें बड़ी बड़ी खुशी होगी, दिवाली और त्यौहार से भी ज्यादा खुशी होगी कि हमारा नागरिकता बन जाएगी। नागरिकता इसीलिए चाहते हैं कि हम आजाद हो जाएंगे, पूरे भारत में घूम सकेंगे, खेती बाड़ी कर सकेंगे और बड़ी अच्छी बात है कि मैं भारत में रह जाऊंगा, फिर पाकिस्तान दोबारा जाना नहीं चाहता, नहीं जाऊंगा। और गवर्नमेंट को लेटर लिख दिया, भाई पाकिस्तान हम दोबारा नहीं जाना चाहते और भारत में ही रहेंगे और भारत माता की जय जय करेंगे। अभी जब तक नहीं है तो अभी तो हम हिंदू पाकिस्तानी ही बोलते हैं, ये पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है। बहुत दुखी हो जाते हैं, ऐसे बोलते हैं ना। एक तो पाकिस्तान से छुटकारा लगा के आए, यहीं के लोग भी बोलते हैं पाकिस्तानी पाकिस्तानी, भगवान कहाँ जाए, ऐसे बोलते हैं। बस हम हिंदुस्तानी बोलो, हम हिंदुस्तानी। मोदी ने आशा दी है हमको कि हम आपको नागरिकता देंगे, बस इसी आशा से हम बैठे हुए हैं, बस वो दिन के इंतजार हैं। जैसे राम मंदिर का ये था, अब बन के कितनी खुशी हो रही है, वैसे हमें मिल जाएगा तो हम ऐसे खुशी मनाएंगे। बोलो भारत माता की। जोधपुर में तो पाकिस्तानी हिंदू बस्ती में जश्न का माहौल है, गीत गाए जा रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं, इस उम्मीद में कि जब नागरिकता कानून लागू होगा तो खुद को गर्व से हिंदुस्तानी कह सकेंगे। जय जय श्री राम, भारत माता की। वंदे वंदे। अगर सिटीजनशिप सीए लागू हो जाता है, हमें हर तरह की सुविधाएं मिल जाएगी जो एक भारत के नागरिक को मिलती है। जैसे पढ़ने लिखने में कहीं आधार कार्ड की समस्या आती है, कहीं हॉस्पिटल में जाने की समस्या आती है, कहीं राशन कार्ड की समस्या आती है, बहुत सारी तकलीफें होती है। नागरिकता के बगैर तो हमें तो कचेरी के चक्कर काट के हमारे तो जुतियाँ घस गई है, करे भी तो क्या करे। ये प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छा किया। जिन लोगों की बातें आपने सुनी उनमें एक बात कॉमन है, ये सभी अपने धर्म के आधार पर बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में प्रताड़ित हो रहे थे। किसी की जमीन चली गई तो किसी पर इस्लाम धर्म कबूल करने का दबाव। इसी वजह से भारत का रुख किया ताकि जिंदगी को सुरक्षा की गारंटी मिल जाए। भारत सरकार ने इनके लिए दरवाजे तो खोल दिए, मगर नागरिकता का सर्टिफिकेट नहीं मिला। यहीं पर सीएए यानी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जरूरी बन जाता है, क्योंकि सीएए लागू होने से इन्हें नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को सिटीजनशिप मिलेगी। पहले नागरिकता लेने के लिए 11 साल रहना जरूरी था। नए कानून में 6 साल रहने के बाद ही नागरिक बन जाएंगे। सबसे बड़ी बात, ये विदेशियों को निकालने का कानून नहीं, बल्कि 3 देशों में प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का कानून है। 2019 में जब सीएए बना था, तब देश में ये माहौल बना कि ये बिल मुसलमानों के खिलाफ है, देश के नागरिकों की सिटीजनशिप छिन जाएगी। इस बार भी कई लोगों को कानून के खिलाफ आपत्ति है। हैदराबाद की रहने वाली खालिदा परवीन प्रदर्शन की तैयारी कर रही हैं। फार्मेसी की पढ़ाई कर चुकी हैं खालिदा, एनजीओ चलाती हैं, 35 साल से तेलंगाना में एक्टिव हैं, महिलाओं को जागरूक करती हैं, लेकिन उनके मुताबिक सीएए, एनआरसी देश की धार्मिक आजादी पर खतरा है। इसको देखिए, संविधान के ऊपर एक वार है, तो हम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अगर बचे रहेगा तो हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच रहेगा, हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सरसाइजिंग रिलीजन रहेगा। तो हमने संविधान के प्रोटेक्शन में आवाज़ निकाला, लेकिन हमको लगा कि खतरा हो रहा है ये देश के अंदर, तो हमको आगे आना चाहिए, हम बाहर आ गए। तो हम लोग तो कनेक्टेड है, जब ये आएगा तो फिर हम दोबारा एक हो जाएंगे, फिर ओके स्ट्रैटेजी बनाएंगे हमको इसको रोकना कैसे, क्योंकि हम तो इसको होने नहीं देंगे। लेकिन उसके बाद मुसल्लत करेंगे, जैसे ट्रिपल तलाक मुसल्लत कर दिए तो अलग बात है, आप अपना काम करेंगे, लेकिन हम अपना काम करते रहेंगे। क्या कानून आने के बाद रोहिंग्या मुसलमानों को निकाला जाएगा? क्या इनके नाम पर देश के नागरिकों पर खतरा होगा? इन सारी आशंकाओं पर गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में सफाई दी थी। जो लोग धरना प्रदर्शन के बारे में सोच रहे हैं, उन्हें गृह मंत्री की बात फिर से सुननी चाहिए। जो इस देश के मुसलमान हैं,
इसके लिए इस देश के अंदर कोई चर्चा का, कोई चिंता का सवाल ही नहीं है। वो नागरिक है, रहेंगे, उनको कोई प्रताड़ित नहीं। मगर आप चिंता किसकी कर रहे हो? किसकी चिंता कर रहे हो? पाकिस्तान से? क्या आप चाहते हो कि पाकिस्तान से भी जो मुसलमान यहां आए इसको भी हम नागरिक बना दें? बांग्लादेश से जो मुसलमान आए इसको भी नागरिक बना दें? अफगानिस्तान से भी जो मुसलमान आए वो नागरिक बना दे? तो क्या कहना चाहते हैं? पूरी दुनिया में से जो भी मुसलमान आएगा इसको हम यहां नागरिकता दे देंगे? किस तरह से देंगे? देश कैसे चलेगा? ऐसे नहीं चल सकता। ये निश्चित वर्ग के लिए है, जिनके धर्म के अनुसरण के लिए वो तीन राज्यों में अनुकूलता नहीं है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। वो 3 देशों के अल्पसंख्यकों को ही नागरिकता देने का प्रावधान है। अब सवाल है, नागरिकता कानून से कितने लोगों का फायदा होगा? इस पर सरकार के पास आंकड़े हैं। चूंकि कानून कहता है कि नागरिकता उन्हें मिलेगी जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए हैं। इस हिसाब से 2014 तक पाकिस्तान, अफगानिस्तान से 32,000 लोग भारत पहुंचे तो इन्हें नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन अभी तक कितनों को मिली? सरकारी आंकड़े क्या कहते हैं? 2016 से 2020 तक पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश समेत दूसरे देशों से आए 10,645 लोगों ने नागरिकता के लिए आवेदन किया। पिछले 6 सालों में 5,950 लोगों को ही नागरिकता मिली है। अब अगर रिलीजियस माइनॉरिटी की बात करें तो 2018 से 2021 तक 3,117 विदेशी अल्पसंख्यक भारत के नागरिक बने। एक और सवाल, जम्मू कश्मीर में भी बांग्लादेश और म्यांमार से आए रोहिंग्या अवैध रूप से रह रहे हैं, तो क्या CAA लागू होने के बाद उन्हें बाहर कर दिया जाएगा? किसी भी तरीके से मुसलमान या रोहिंग्याज, बांग्लादेशीज जो म्यांमार से आए हैं वो इस कानून के परव्यू में कवर नहीं होते। रोहिंग्याज और बांग्लादेशीज को निकालने के लिए इंडियन फॉरेनर्स एक्ट कानून वो इन प्लेस है। फॉरेनर्स एक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट को ये डायरेक्शन है, ये मैंडेट है कि तत्काल प्रभाव से जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उन्हें बाहर निकाला जाए देश के। CAA का रोहिंग्याज और बांग्लादेशीज की एविक्शन के साथ भी कोई संबंध नहीं है, क्योंकि CAA जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट है वो नागरिकता कैसे दी जाए उस पर केवल एक लीगल फ्रेमवर्क है। निकालने के लिए फॉरेनर्स एक्ट है जिसके तहत सरकार को कार्रवाई करनी है। अभी तक गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, यूपी, दिल्ली, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में DM और होम सेक्रेटरी को नागरिकता देने के अधिकार हैं। नए कानून में ये प्रोसेस ऑनलाइन हो जाएगा, यानी नागरिकता का आवेदन करने वालों को डिटेल्स ऑनलाइन भरनी होंगी। इससे उनकी अपील पर जल्द सुनवाई होगी और नागरिक बनने की अड़चन खत्म हो जाएगी। नया नागरिकता बिल संसद में 11 दिसंबर 2019 को पास हुआ था। 12 दिसंबर को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद कानून भी बन गया। अब सवाल ये उठता है कि जब सब कुछ ठीक ठाक था तो फिर सरकार ने 4 साल तक इसे लागू क्यों नहीं किया? बार बार इसे टाला क्यों जाता रहा? दरअसल CAA को लेकर असम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में आशंकाएं हैं। यहीं पर काफी विरोध भी हुआ था। असम के लोगों का कहना है कि बांग्लादेश से बड़ी संख्या में जो हिंदू आए हैं वो नागरिक बन गए तो यहाँ के मूल निवासियों के अधिकार खत्म हो जाएंगे। पश्चिम बंगाल के भी कई इलाके ऐसे हैं जहां बांग्लादेश से आए हिंदुओं ने शरण ली है, उनका विरोध भी स्वाभाविक है। असम में दिक्कत एक और थी, NRC, केंद्र सरकार नेशनल सिटीजन रजिस्टर लाई थी, जिसका मकसद यहां रह रहे घुसपैठियों की पहचान करना था। CAA को NRC यानी नेशनल सिटीजनशिप रजिस्टर बनाने की सीढ़ी के तौर पर देखा गया। CAA में व्यवस्था है कि जो विदेशी 24 मार्च 1971 से पहले असम आकर बस गए उन्हें नागरिकता दी जाए। फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के आदेशों के तहत 1966 से 1971 तक असम में 32,381 विदेशियों की पहचान की गई। लोगों को आशंका थी कि विदेशी घुसपैठिया बताकर बड़ी संख्या में लोगों को बाहर निकाला जाएगा, उनसे कागज मांगे जाएंगे। बस विरोध यहीं से शुरू हुआ। आपको याद होगा आंच दिल्ली तक भी आई थी इसकी। कई इलाकों में प्रदर्शन हुए। 23 फरवरी 2020 को दंगे शुरू हो गए थे। इनमें 50 से ज्यादा लोगों की जान भी चली गई थी। इसीलिए कानून पर सरकार आगे नहीं बढ़ी।
अब कहा जा रहा है कि 26 जनवरी से पहले नियम बता दिए जाएंगे, पर सियासत फिर शुरू हो गई है। Unconstitutional because it is made on religion. You cannot make a law on the basis of religion and especially citizenship. सीएए कानून भारतवंशियों के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन जो लोग सीएए का विरोध कर रहे थे, मैं समझता हूं वो देश हित में नहीं, देश के विरोध में काम कर रहे थे। लोकसभा में बहस आरंभ करते हुए मैंने ये बात कही कि धर्म नागरिकता का मूल मंत्र नहीं हो सकता और यही बात उच्चतम न्यायालय में लंबित है। हमारे समाज के लोग, हिंदू समाज के लोग जबरन निकाले गए थे, उनको नागरिकता देने का है। तो हर राजनीतिक आदमी समझता है कि इन सबकी टाइमिंग जो है वो लोकसभा के चुनाव को देख के रखी जाती है। अब स्पष्ट है कि इतने साल तक ये रूल्स जो है नोटिफाई नहीं किए, उसके खिलाफ जो विरोध जो हो रहा था उन सबको नजरअंदाज करके ये कानून पारित कर दिए। अब इतने साल क्यों लग रहे हैं उनको रूल्स नोटिफाई करने में? अब इसको जाहिर है कि उसको चुनावी मुद्दे के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं और उन्होंने खुद स्वयं कह दिया कि चुनाव से पहले हम इसकी घोषणा करेंगे। चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और बीजेपी हमेशा चुनाव के समय में इस तरह का एक माहौल बनाने की कोशिश करती है। सरकार लोगों के दरबार में जाने के लिए डर रही है और इसलिए ऐसे कानून लाकर लोगों में दहशत पैदा करने की कोशिश कर रही है। सीएए देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम सीएए को लागू कर सीएए हो, एनआरसी हो या फिर कोई और कानून, सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन कानूनों से आपकी जिंदगी में क्या बदलाव होगा। अब कल हमने आपको सरकार के हिट एंड रन कानून पर रिपोर्ट दिखाई थी, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट की बात थी ये। अगर गाड़ी से हादसा हुआ तो फिर 10 साल कैद और 7 लाख का जुर्माना होगा, यानी सीधा करोड़ों परिवार से जुड़ा हुआ मामला। 2 दिन की हड़ताल के बाद सरकार को बताना पड़ा कि नया कानून नोटिफाई नहीं हुआ है, इसलिए हड़ताल ना करें। सवाल है कि अगर नागरिकता संशोधन कानून भी इसी तरीके से लाखों करोड़ों लोगों के डायरेक्ट इंटरेस्ट में है, मैसेज वाकई बड़ा है या फिर इसका दायरा सियासत तक सीमित होकर रहने वाला है? जवाब हम आप पर छोड़ते हैं। वैसे सियासत का कोई तयशुदा वक्त नहीं होता, जब मुद्दा मिलता है तभी सियासत शुरू हो जाती है। पिछले 2 दिनों से पीएम मोदी दक्षिण भारत के दौरे पर हैं। तमिलनाडु के बाद आज केरल पहुंचे। देश के विकास में महिलाओं के योगदान पर बात की। जब पीएम बोल रहे थे तब केरल से 1400 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र में 2 लाख आंगनवाड़ी वर्कर अपने हक की जंग लड़ने पहुंची। मांग वेतन बढ़ाने और नौकरी परमानेंट करने की थी, क्योंकि महंगाई के दौर में 5-10 हजार में घर कैसे चलेगा, बच्चे कैसे पलेंगे, इसी का हिसाब सरकार से मांग रही है। गुमान कीजिए, अभिमान कीजिए साहब, जिम्मेदारियों के बोझ से दबी 2 लाख जिंदगियां छटपटा रही हैं। हालात पर छाती पीट रही है, व्यवस्था की बेरुखी पर बिलख रही है। मदद इस लोग 5000 में किधर कर चलता है क्या? हमारे बच्चे लोग हैं, हमारे आदमी लोग के घर में क्या खाएंगे? अभी जीने का हक मांग रही है। विरोध की मशाल उठानी पड़ी हुजूर, मजबूरी है।
मंच मुंबई के आजाद मैदान में मिला। किसी ने फरियाद नहीं सुनी, इसलिए चले आए हैं आंगनवाड़ी वर्कर बेहतर कल के सपनों का पर्चा साथ लाए हैं। सरकार से पहली मांग, आंगनवाड़ी कर्मियों को पक्की नौकरी दी जाए। सरकार से दूसरी मांग, सेविका का वेतन 25,000 और सहायक का 20,000 किया जाए। सरकार से तीसरी मांग, रिटायर होने पर पेंशन और ग्रेच्युटी की सुविधा मिले। ये आशा वर्कर हैं, चुनौतियों में भी आशा नहीं छोड़ते, हालातों से लड़ना जानते हैं, इसीलिए सिर उठाकर जीने का हक मांगने आए हैं। सोए सिस्टम को शर्म हया की दुहाई देती ये कोल्हापुर की मानसी और गीता हैं। 20 बरस से आशा वर्कर हैं, दोनों को अपने काम पर नाज है, लेकिन जिल्लत खैरात जैसी तनख्वाह पर है, जिससे न चूल्हा जले न घर चले। सरकार ने इसके ऊपर सोचना चाहिए कि महंगाई कितनी बढ़ गई है। 5,000 और 10,000 में घर का खर्चा नहीं चलता। काम वाले जो होते हैं उनको ही इतना पगार है, 10,000 और 5,000, उतना हमें देके हमारे बच्चों का कैसे होगा, हमारा भविष्य क्या होगा। अगर सरकार ने आपकी बात नहीं मानी तो क्या करेंगे आप लोग? फिर वोटिंग पे हड़ताल कर देंगे। काम करने वाली होती है उसको भी 10,000 मानधन मिलता है। हमें मोबाइल के काम करो, हाँ लसीकरण आया लसीकरण भरो, ये भरो वो भरो, फिर लेखी काम भी रजिस्टर 18 रजिस्टर लिखने पड़ते हैं हमें। जो 8 घंटे का ड्यूटी करता है उसको 25-30 हजार रूपए मानधन मिलता है, पेमेंट मिलता है, बराबर है कि नहीं? लेकिन हमें कितना मिलता है? 10,000। तो हमारे बच्चों का नहीं कोई निकालता, लेकिन हम दूसरे के बच्चों को भी निकालते हैं, शी और सू। गीता और मानसी जो करती हैं, क्या एसी रूम में बैठने वाले बाबू कर पाएंगे? छोड़िए साहब, हिम्मत जुटा नहीं पाएंगे, सोचकर भी पसीना आ जाएगा। महंगाई का दौर है, 5-10 हजार रुपए में तो रहने के लिए किराए का घर नहीं मिलता। जिंदगी की गाड़ी कैसे चलेगी? कभी सोचा है? तभी तो सिस्टम को धिक्कारा जा रहा है। हम 1 महीने के सैलरी में इनका कितना खर्चा रहता है, इनका नाश्ता पानी जो जाता है दिन का, हमें ये लोग, ये जो शासन है ना, हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होती तब हम लोग ऐसे ही लड़ते रहेंगे, ऐसे ही लड़ेंगे, ऐसे ही मांगे लड़ेंगे। रेणुका की जिंदगी जिम्मेदारियों की चक्की में पिस रही है। घर कैसे चलता है? परिवार का पेट 10,000 रुपए में कैसे पलता है? बताएगा कोई? आशा वर्कर के दर्द की नब्ज हम टटोल रहे थे कि भीड़ से एक आवाज आई। आवाज शारदा भारती ने लगाई। 33 बरस से आंगनवाड़ी से जुड़ी है। हासिल क्या हुआ? सुनेंगे साहब तो सेहर उठेंगे। कोरोना में भी हमने इन लोगों का इतना साथ दिया, इतना बच्चों का अनाज बांटा। 1990 साल से काम कर रहे हैं, आज हमारी उम्र होने को आई है। हमारे बच्चे कल को हमको नहीं संभालेंगे, तो इसलिए हमें पेंशन चाहिए ही चाहिए। सरकारी कर्मचारी का दर्जा ही चाहिए। दर्जा मिलेगा, अपने आप सारी चीजें मिल जाएगी। हाथ कमाई करने जाने वाले लोग बच्चे भेज देते हैं, जा उधर तो भी खाना मिलेगा, और वो कैसा खाना देते हैं? कीड़ा सड़ा पड़ा। सिस्टम की गंदगी का बोझ बेचारी आशा वर्कर क्यों उठाएं? केंद्र और राज्य सरकारें करोड़ों रुपया खर्च करती हैं, फिर क्यों जानवरों जैसा राशन, गली सड़ी दाल इनके हिस्से में आए? भीड़ के बीच से बेबसी भरी आवाज तो सुनीता और रेखा भी सिस्टम के कानों तक पहुंचाना चाहती है। जो चावल और मूंग दाल देते हैं सब सड़े हुए रहते हैं, सब खराब रहती है, बच्चों के खाने के लायक नहीं रहती। वो इसको अच्छे से साफ करना पड़ता है, हमको साफ करने में बहुत दिक्कत होती है। फिर भी कितना भी साफ करो, एक ना कंकर बच ही जाता है अंदर। बात मत कीजिए, कितना कचरा। कसीदे तो जन कल्याण के पड़े जाते हैं। 2 लाख आशा वर्कर भीड़ नहीं, बेगैरत भी नहीं, बेबस तो हरगिज नहीं, क्योंकि मेहनत से ये मुंह नहीं मोड़ती। सिस्टम इनकी सुध नहीं लेता या लेना नहीं चाहता। शारदा भारती को बस इसी का मलाल। कि सरकारी ऑफिस में का सिपाही 5 साल के बाद क्लर्क बन जाता है। हमारे में कितनी सारी पढ़ी लिखी औरत है, कोई बनी आज तक सुपरवाइजर भी किसी को नहीं बनाया है। सरकारी नियम सब लागू है, हमें सरकारी नियम हमको सब लागू है। 16 दिन की ही छुट्टी, 1 दिन लेट गए तो लेट मास्टर, 3 लेट हो गए 1 छुट्टी कट, तो फिर हमें सरकारी कर्मचारी दर्जा क्यों नहीं? अपने लिए तो हर कोई जीता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपने ही हक की आवाज नहीं उठा रही, मुद्दा
बच्चों को मिलने वाले मिड डे मील का भी है। रोजाना एक बच्चे पर सरकार 7 रुपए खर्च करती है। मांग है कि इसे बढ़ाकर 16 रुपए किया जाए, क्योंकि इतने पैसे में तो अब 2 रोटी भी नहीं आती। तुम्ही आमच्या मेहुण्याला विचारू नका, त्यांना सांगा तुमच्या मेहुण्याला आपण सगळं इथं ऐकतो। रास्ता रोको ही आंदोलन करेंगे, इसके आगे भी कुछ करना पड़ेगा तो भी करेंगे। आशा वर्कर ने हक की हुंकार भरी और ललकार के आगे लचर व्यवस्था के होश उड़ गए। महिला क्रांति के आगे आजाद मैदान छोटा पड़ गया। सड़कें भर गई, फुटपाथ भर गए। आंदोलन की लहर चली तो मुंबई का चक्का जाम हो गया। मंजर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के बाहर का है। बीएमसी दफ्तर के बाहर हंगामा हुआ, विरोध बढ़ा, सिस्टम को डर लगा, पुलिस को मैदान में उतारा। लेकिन आशा वर्कर कहां मानने वाली थी। सरेआम सिस्टम को शर्म करने, डूब मरने की नसीहत देने लगी। बाहर रास्ता रोको आंदोलन और अंदर बेइंसाफी रोको मुहिम। 40 डिग्री के पारे में कोई सिर पर झोला लेकर बैठा है, कोई बुजुर्ग बच्चों के साथ बैरिकेडिंग के बीच छांव ढूंढता फिर रहा है। ये दिलशान इनामदार और बोकरा शिंदे हैं। रिटायरमेंट की उम्र में चिलचिलाती धूप के अंदर सुकून और उम्मीद ढूंढने आई हैं। लड़ेंगी, सरकार से कुछ कहेंगे, हो सकता है सत्ता में बैठे तरस खा जाए। 4 तारीख से हम संपर है, लेकिन अभी तक सरकार हमारे पास कुछ भी देख रहा नहीं है कि हमारी क्या मांगने है, क्या है, कुछ भी देख रहा नहीं। मैं खुद भी MSW हूँ, फिर भी मैं 10,000 पर ही काम करूंगी, ऐसा नहीं होता है ना। अगर इतना क्वालिफिकेशन है तो फिर इतना मानधन में क्या होगा। मानधन तो नहीं चाहिए हमारे को, तो पेमेंट ही चाहिए। मैं 27 साल से आंगनवाड़ी चला रही हूँ, लेकिन उतना ही शुरू में तो हमें 300 मिलता था, अब 10,000 मिल रहा है। ग्रामीण में इतना ही नहीं चलता। सरकार से हमारी यही मांग है कि सेविका को 26,000 और मददनीश को 18,000 देना चाहिए। दिलशान, देवकी और दिव्या भीड़ के कई चेहरे हैं। सब मायूस, मजबूर हैं। पापी पेट का सवाल है। ये सिंधु विलास हैं, सतारा से आई हैं, फरियाद लाई हैं। इनकी बेबसी सुनेंगे तो आंखें भर आएंगी। 90 साल से काम कर रही हूँ, मुझे 225 रुपए पगार मिलता था, मानधन मिलता था। अभी 10 हुआ है, 10 साल के बच्चे हैं। अभी ये पेमेंट हमको पूरा नहीं होता है, तभी भी ये सरकार हमारे पे ध्यान नहीं रखती। ये 2 बुजुर्ग महिलाएं भी सतारा से ही आई हैं। बताती हैं 30 बरस से नौकरी कर रही हैं। सोचा था एक दिन तकदीर बदल जाएगी, लेकिन आज जिंदगी बोझिल लगती है। लेकिन क्यों और इसकी वजह क्या है? शुरुआत हमारी 200 रुपए से हुआ। बहुत मुश्किल से सामना कर रहा हूँ, बड़ी बड़ी संकट आ रही थी। 14 साल से हम काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे तो कमाने वाला दूसरा कोई ही नहीं है। ये हमारे ऊपर घर चलता है, लेकिन ये सरकार हमारे इस महीने का पगार भी नहीं करता। मेरे पति को गुजर गए होगा 20 साल हो गया। लड़का BA हो गया। मेरे को इंजीनियरिंग इंजीनियर करना था, लेकिन डॉक्टर करना। 10,000 पगार, 500 पगार में मैं उसको बाहर किधर पढ़ाई के लिए पड़ा। यानी जितनी बड़ी जिम्मेदारियां, तनाव भी बढ़ा। 36 जिलों से आई आशा वर्कर का दर्द सब कुछ बयां कर रहा है। कम कमाई से जिंदगी के आड़े आने वाली तकलीफें भी और शासन प्रशासन की संगदिली भी। हक और मेहनत का पैसा सबको मिलना चाहिए। 2017 में आंगनवाड़ी वर्कर्स ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया ग्रेच्युटी बढ़ाने की अपील को लेकर। आशा वर्कर वही सुविधाएं चाहती हैं जो सरकारी कर्मचारियों को मिलती हैं। आंगनवाड़ी वर्कर कितने हैं और इनको कितना मेहनताना मिलता है, अब इस पर गौर कीजिए। देश भर में 12,93,448 आंगनवाड़ी सेविका हैं और 11,64,178 सहायिका। महाराष्ट्र में 2.5 लाख के करीब आंगनवाड़ी वर्कर हैं। मार्च 2023 में मानदेय बढ़ा। आंगनवाड़ी सेविका को 10,000 रुपए मिलने लगा और आंगनवाड़ी सहायक को 5,500 रुपए। सरकार ने इनकी हालत सुधारने के लिए क्या किया,
कितना बजट आंगनवाड़ी प्रोग्राम को दिया गया, अब उस पर गौर कीजिए जरा। साल 2022-23 में केंद्र सरकार ने 20,263 करोड़ रुपए खर्च किए इस योजना पर और 2023-24 में 20,554 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का अभी कोई फाइनल फैसला आंगनवाड़ी वर्कर्स की याचिका पर नहीं आया है, लेकिन पैरवी में वकील कोई कसर नहीं छोड़ रहे, खुद आंदोलन में भी शामिल हो रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या से आंगनवाड़ी सेविका मददनीस आई है, तो सरकार ने उनका हमेशा चीटिंग किया है, उनको आश्वासन दिया है, लेकिन वो कभी भी फुलफिल नहीं किया। आज वो गांव लेवल स्तर पर काम करने वाली आंगनवाड़ी सेविका है, उसको मिनिमम वेज नहीं दिया जा रहा है। कि बड़ी तादाद में जो औरतें आ रही है, उनके मन में एक गुस्सा है कि हम कितनी बार लड़ाई लड़ेंगे, कितनी बार सरकार हमको झूठो आश्वासन देता है। तो अभी इन्होंने तय किया है कि जब तक सरकार उनसे ठीक से बात नहीं करेगी, पेंशन का सवाल महत्वपूर्ण है। महंगाई बढ़ गई है, उनको किमान वेतन, उनके जो वर्किंग आवर्स है वो हिसाब से उनको किमान वेतन मिलना चाहिए, और वो नहीं दिया सरकार ने, तो ये औरतें बहुत बड़ा आंदोलन आगे भी करने वाली है। आज मुद्दा बड़ा है, इसलिए सियासत होना भी लाजमी है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे आजाद मैदान पहुंच गए, आंगनवाड़ी वर्कर्स के कंधे पर बंदूक रखी और निशाना सीधा दिल्ली लगा। आज मैं आपका भाई बनकर यहाँ आया हूँ। ये आंदोलन मुंबई में पहुँचा है। ज्योतिबा सावित्रीबाई फुले का जन्म दिवस है। किसी की भी सत्ता हो, क्रांति की मशाल उसे जला सकती है। आपकी ताली सरकार के चेहरे पर पड़े तो कितनी आवाज आएगी। आप लोग कोविड में लोगों के घरों तक जा रहे थे, सरकार आपकी बात क्यों नहीं सुन रही? हर बार मोर्चा आने पर सरकार बोलती है अगले अधिवेशन में देखेंगे। आज भी 3 लाख बच्चे हैं जिन्हें पोषक आहार नहीं मिलता। माता और महिलाएं भी हैं, आप उनकी देखरेख करते हैं और आपको देने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है। सियासत ही क्यों, बात तो समाधान की भी होनी चाहिए। आंगनवाड़ी वर्कर्स की जिंदगी कैसे बदलेगी, कैसे उन्हें परमानेंट किया जाए, मंथन और विचार और विमर्श इस पर जरूर होना चाहिए, क्योंकि ये आप भी जानते हैं और मैं भी, इतने पैसे में कुछ नहीं होता। आंगनवाड़ी कर्मी सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं, कोशिश करेंगे तो महिलाओं को यूं सड़कों पर उतरना नहीं पड़ेगा। अब बात उत्तर प्रदेश की करनी है। अगर आप यूपी में रहते हैं तो आपके लिए ये खबर और भी मतलब की है, गौर से देखिए। प्यार दुलार में अपने बच्चों को स्कूटर, मोटरसाइकिल या फिर गाड़ी की चाबी मत दे देना। आपके लिए बहुत भारी पड़ सकता है ऐसा करना, क्योंकि सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए योगी सरकार ने नाबालिग वाहन ड्राइवरों के लिए सख्त नियम लागू कर दिया है। सुधांशु यूपी के कानपुर में रहते हैं, फर्राटे से मोटरसाइकिल चलाते हैं, लेकिन सुधांशु को ये नहीं पता कि अगर वो बाइक से कोई एक्सीडेंट करेंगे तो सजा उसे मिलेगी जो बाइक का असली मालिक है। क्या नाम है? कितनी एज है? 16 साल। आप बाइक चला रहे हो, आपको मालूम कि इस समय एक नियम आया हुआ है कि जो व्हीकल चलाएंगे 18 साल से कम उम्र के बच्चे, उनके पेरेंट्स को सजा होगी और पेनाल्टी होगी। जानकारी है क्या आपको? नहीं। पिछली सीट पर सुधांशु के बड़े भाई बैठे हैं। छोटे भाई की गाड़ी चलाने की उम्र नहीं है, ऊपर से हेलमेट भी नहीं लगाया, लेकिन छोटे भाई को सही गलत का फर्क बताने की बजाय बड़े भाई इस बात पर भड़क गए कि गाड़ी को रोक कैसे दिया। गाड़ी काहे के लिए रोक लिए भैया? सारा नियम कानून क्या आम जनता के ऊपर लगाना है भैया? थोड़े नहीं कि इसको हम जो है रोड पे टहलने के लिए बेचते हैं। अब सब्जी नहीं है घर पे, हम नहीं है घर पे, तो कौन लेने जाएगा? अब छोटा भाई ना जाएगा। न सिर पर हेलमेट, ना ड्राइविंग लाइसेंस, एक बाइक पर 3 सवार, लेकिन ना तो नए 2 व्हीलर ड्राइविंग नियम पता है और ना ही किसी कार्रवाई का डर। हेलमेट है, 3 सवारी, क्या एज है आपकी? 17 है। एक नया कानून बना है, तुमको मालूम है उसका कि नहीं मालूम है? नहीं, हमें सब नहीं पता है। नहीं मालूम? घर में कौन दे देता है गाड़ी आपको? कानपुर में जिधर देखें
उधर स्कूटर और बाइक दौड़ाते नाबालिग मिल जाएंगे, लड़के भी और लड़कियां भी। लेकिन किसी को ये नहीं पता कि ड्राइवर नाबालिग है और गाड़ी पापा या भैया के नाम पर है, तो दंड भी उन्हें ही मिलेगा। क्या नाम है? कितनी है? 15 है। 15 स्कूटी चला रहे हो, एक नियम आया सरकार का, तुमको मालूम है कि योगी सरकार ने कहा है कि अगर 18 साल से कम उम्र के बच्चे स्कूटी ड्राइव करेंगे, गाड़ी ड्राइव करेंगे तो उनके माँ बाप को सजा होगी और चालान होगा। जानकारी है क्या? अरे हमें क्या पता है भैया। नहीं, गाड़ी आप चला रहे हो, किसी पापा मम्मी से? अरे हमें नहीं पता है। सड़क हादसे रोकने के लिए यूपी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। 18 साल से कम उम्र में गाड़ी चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसीलिए बच्चा अगर नाबालिग है तो उसे गाड़ी बिल्कुल ना चलाने दें। नियम तोड़ने पर गाड़ी का मालिक ही सजा का हकदार होगा। 3 साल की सजा और 25,000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। नहीं, नाबालिग बच्चे वाहन चलाएंगे ऐसा एमवी एक्ट में परमिसेबल नहीं है और हम ऐसा बिल्कुल स्वीकार भी नहीं कर सकते हैं। समाज में कानून जितना अधिकार देता है, जैसी कानून में स्थिति है उसे सही तरीके से लागू करके उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। सड़कों पर बढ़ते जा रहे हादसे कम हों, इसीलिए योगी सरकार ने ये फैसला लिया। ड्राइविंग के लिए तय उम्र से पहले ही गाड़ियों की चाबी नाबालिगों के हाथ लग जाती है। एक काम था, थोड़ा जरूरी तभी आए थे, पापा थे नहीं घर पे। 18 नाबालिग लड़के हों या लड़कियां, कोई स्कूल कॉलेज के नाम पर तो कोई घर का सामान लाने के नाम पर बाइक और स्कूटर उठाकर निकल पड़ता है। चेकिंग के दौरान कई गाड़ियां पकड़ी गई। नाबालिग बच्चे के पास कोई न कोई बहाना तैयार मिलता है, जैसे मेरठ के ये जनाब 18 साल पूरे नहीं हुए, कोई घर के बड़े की बुलेट दौड़ा रहा है तो कोई स्कूटर लेकर ही निकल पड़ा। और गाड़ी चलाने के इनके बहाने भी क्या खूब हैं, जरा खुद ही सुन लीजिए। 11th क्लास में और बुलेट लेके चल रहे हो? हाँ जी। आपको पता है 18 साल से कम उम्र के नहीं चला सकते? क्या है? बर्थडे। अच्छा, बर्थडे है। अच्छा, बर्थडे है दोनों का। प्रैक्टिकल का सामान लेने जा रहे हैं, अपना फाइल वगैरह। जाने को तो हम पैदल भी आ सकते थे, पर थोड़ा वो टाइम है, हमें टाइम नहीं मिल रहा। ट्यूशन जाना है, अभी 3 कोचिंग लगा रखे हैं बोर्ड के पेपरों की वजह से। अच्छा, तो थोड़ा सा टाइम कम है, इसलिए जाना है। रफ्तार के घोड़ों पर सवार ऐसे तमाम नौनिहालों पर नकेल कसने के लिए यूपी परिवहन विभाग की तरफ से नया आदेश जारी किया गया है कि छात्र हो या छात्रा, अगर वो नाबालिग है तो उन्हें दोपहिया वाहन चलाने से रोका जाए। यार तो हेलमेट भी नहीं लगाए हो, आपको नहीं लगता कि आपको गाड़ी नहीं चलानी चाहिए वाहन? गार्जियन नहीं था, काम था, चले आए। कितनी उम्र है आपकी? मेरा 18 है सर। क्या करते हो आप? मैं अभी 10th में हूँ, करता नहीं। 10th में और 18 साल आपकी उम्र है सर? यस। लाइसेंस है आपके पास? नहीं सर। 18 साल से कम उम्र के लोग बेधड़क गाड़ी चलाते हैं, जिनमें 2 व्हीलर चलाने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। इसलिए नाबालिग को ड्राइविंग से रोकना बहुत जरूरी है। अब गौर कीजिए जरा, 2022 में 4,61,312 सड़क हादसे हुए। इनमें से 1,71,100 लोगों की जान चली गई। उसमें इनमें 45.5% लोग दोपहिया गाड़ियों पर सवार थे। उस वक्त मृतकों में 4,121 लोगों की उम्र 14 साल से कम थी। 12,322 मृतकों की उम्र 14 से 18 साल के बीच में थी। 2022 में 4,23,158 लोग सड़क हादसों में घायल हुए। इनमें 47.1% घायल लोग दोपहिया वाहन पर सवार थे। सड़क हादसों से मौत के मामले में तमिलनाडु के बाद यूपी दूसरे नंबर पर है। यूपी में 2022 में 2 व्हीलर सवार 7,756 लोग घायल हुए। 2 व्हीलर पर सवार 8,305 लोगों की सड़क हादसों में मौत हुई। देश में कुल हादसों में अकेले 10.7% मौत यूपी में होती है। 2021 में यूपी में 2 व्हीलर से 6,960 लोग घायल हुए, जबकि 2 व्हीलर्स पर ही 7,429 लोगों की जान चली गई। 16 साल के व्यक्ति को लाइसेंस बनता नहीं है, 18 साल के लोगों को लाइसेंस बनता है और 18 साल से नीचे के लोग बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाते हैं। अभी जो सर्वे हुआ है तो ज़्यादातर दुर्घटनाएं, जो 40% दुर्घटनाएं 18 से 12 वर्ष के बच्चों का हो रहा है। तो वो हमारे देश के जो
ऊर्जावान जो देश के भविष्य हैं उनको हम इस तरह से जो है दुर्घटना में मरने नहीं देंगे। इसलिए ये सख्त कदम उठाया गया है कि ऐसे लोगों को जो ट्रेंड नहीं है, जो उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, उनको गाड़ी चलाना माने न दिया जाए, और यदि दिया जाएगा तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, जुर्माना होगा और जेल भी होगा, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, उनके जीवन महत्वपूर्ण है। ये अकेले सरकार की जिम्मेदारी नहीं कि वो ये सोचे कि हादसे कैसे रोकने हैं। अगर हम आप लोग भी कम से कम अपने घरों में ये सोचने लग जाएं तो सरकार की आधी मदद हो जाएगी। हादसों का जिम्मेदार बनाने की बजाय हादसों को रोकने की वजह बनिए। आपको भी अच्छा लगेगा और सड़क पर सफर भी सुरक्षित हो जाएगा। एक और चीज है, जहां बच्चे आपके साथ साथ आपको सुरक्षित और सावधान करना चाहिए या हमें सावधान रहना चाहिए साइबर क्राइम और ऑनलाइन ठगों से, क्योंकि ठगी के नए वेरिएंट का खुलासा हुआ है। पैसे डबल करने का लालच, बैंक खाते में सेंध लगाना, यह तरीका साइबर ठगों के लिए पुराना हो चुका है। इसलिए नया तरीका खोजा गया है। क्या है ठगी का ये एकदम नया और अनोखा तरीका? कहां बनाया गया ये? इस गोरख धंधे का ऑल इंडिया सेंटर है कहां? बिहार के नवादा के बेरोजगारों की इस जमात से मिलिए। पुलिस के हत्थे चढ़े, बेड़ियों में जकड़े, चेहरा छिपाए, ये कोई मामूली अपराधी नहीं, ठगों के उस्ताद हैं। नाम है सोनू, संजीव, राजेश, प्रभात, कविंद्र, गोपाल दास, अनिल और लक्ष्मण, 8 बेरोजगार, लेकिन फर्जी स्कीम लॉन्च करने में साइबर ठगों के भी बाप निकले। लालच भी इतने अव्वल दर्जे का कि हर वो शादीशुदा महिला पुरुष झांसे में आ जाए जिनके माता पिता बनने का सपना पूरा नहीं हो रहा। ऑल इंडिया प्रेग्नेंट स्कीम के नाम से बेरोजगारों की इस जमात ने ऐसी ठगी की कि सुनने वालों के भी होश उड़ जाएं। देश के कई राज्यों में बात फैलाई गई, स्कीम का ढिंडोरा पीटा गया। अगर बच्चा नहीं हो रहा तो बेबी बर्थ सर्विस से संपर्क करें। बच्चा होने की 100% गारंटी। स्कीम से जुड़ने के बाद भी अगर महिला प्रेग्नेंट नहीं हुई तो ऑल इंडिया प्रेग्नेंट स्कीम के तहत दंपति को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। दंपति को कंपनी में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, जिसकी फीस रखी गई 750 रुपए। सिलेक्शन के बाद 20 से 25 हजार का अतिरिक्त चार्ज भी देना होगा। ऑल इंडिया प्रेग्नेंट स्कीम के लिए ठगी का हेडक्वार्टर नवादा के गुरमा गांव में बनाया गया, लेकिन पुलिस को भनक लग गई। एक बिल्डिंग के अंदर 25 से 30 लोग साइबर कर रहे हैं, तो पुलिस ने सबको दौड़ा के पकड़ने का कोशिश किया। कुछ लोग भाग गए, 8 लोग को हम लोग पकड़े। ठगी के मास्टरमाइंड तो राजस्थान में भी पकड़े गए, लेकिन ये प्रेग्नेंट करने के नाम पर नहीं, गर्लफ्रेंड बनाने के नाम पर ठगते थे। भानु प्रताप, सत्यम, राहुल व्यास, अमूल और मोहित राजस्थान, एमपी और यूपी से उदयपुर में सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए आए। एग्जाम भी दिए, लेकिन सफल नहीं हो सके तो पैसे कमाने के लिए और शौक पूरे करने की खातिर बन गए साइबर ठग। पांचों ने मिलकर इंस्टाग्राम समेत दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ठगी का कॉल सेंटर जमा लिया। गर्लफ्रेंड बनाओ मेंबरशिप प्लान भी लॉन्च कर दिया। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर लोगों को गर्लफ्रेंड बनाने का ऑफर दिया गया। इंटरेस्टेड लोगों को लड़कियों के फोटो भेजे गए। गर्लफ्रेंड बनाने के बदले पैसे देने का भी लालच दिया गया, लेकिन पहले रजिस्ट्रेशन वाली शर्त रखी गई। रजिस्ट्रेशन के नाम पर हजारों रुपए ऐंठे गए। पांचों आरोपियों के जाल में 200 से ज्यादा लोग फंसे। अब आरोपी जेल में है। ठगी के धंधे में इन्हें ना माया मिली, ना ही आगे नौकरी मिल पाएगी। ठगों के पास से टैबलेट और मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। उन्हें डेटिंग के लिए प्रेरित करता था और लालच देता था कि डेटिंग के थ्रू उन्हें पैसे भी मिलेंगे और जितने ज़्यादा लोगों से जुड़ेंगे उतनी ज़्यादा उनकी इनकम बढ़ेगी। तो इस तरीके से लालच देके वो लोगों को जोड़ने की कोशिश करते थे। ठगी का एक और मामला आपको बताते हैं। एक बेटे को उसकी मां का फोन आया।
मां ने बेटे से पैसे मांगे। मां की आवाज सुनकर बेटे ने पैसे ट्रांसफर कर दिए, लेकिन जब सच्चाई पता चली तो दोनों के होश उड़ गए। मां का फोन नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली आवाज थी वो मां की। साइबर ठगों से बचना है तो अलर्ट हो जाइए। फोन पर किसी को भी अपने बैंक अकाउंट्स की जानकारी ना दें। ओटीपी तो कभी भी किसी से शेयर नहीं करना। किसी भी तरह के संदिग्ध लिंक पर क्लिक नहीं करना है आपको। परिवार के सदस्यों को पेमेंट करने से पहले भी बैंक डिटेल्स वेरीफाई जरूर करनी है। बात कर लेते हैं कलेक्टर साहब की। वो कलेक्टर साहब जिन्होंने कल ट्रक ड्राइवर से उनकी औकात पूछी थी, उनका तबादला हो गया है कलेक्टर साहब का। पुरानी कहावत है ना, जुबान में एक भी हड्डी नहीं होती, लेकिन सबसे ज्यादा हड्डियां जुबान के चलते ही टूटती हैं। ये बात शाहजहांपुर के कलेक्टर किशोर कन्याल पर भी एकदम फिट बैठ गई। कलेक्टर साहब को हटा दिया गया है और क्योंकि उनकी जुबान कंट्रोल में नहीं थी, उनका अहंकार झलक रहा था, इसीलिए मध्य प्रदेश के सीएम साहब को यह पसंद नहीं आया। क्या बोल रहे हो? समझ रखो, क्या करोगे तुम? क्या औकात है तुम्हारी? शाहजहांपुर के कलेक्टर किशोर कन्याल पर मंगल भारी पड़ गया। भरी सभा में ड्राइवर को औकात बताने वाले कलेक्टर साहब नप गए। मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद आगे आए, साफ कह दिया कि चपरासी से लेकर कलेक्टर तक सब जनता के नौकर हैं। जुबान पर लगाम और भाषा पर संयम रखें। ऐसी भाषा है, कम से कम हमारी सरकार में बर्दाश्त नहीं। मैं खुद मजदूर का परिवार का भी निकला हुआ बेटा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब दोबारा जो अधिकारी आएगा वो इस प्रकार की भाषा का और व्यवहार का ध्यान रखेगा। ये सरकार तो गरीबों की सरकार है। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम गरीब उत्थान के लिए काम करते हैं और ऐसे में हर एक अधिकारी को, वो कितने बड़ा अधिकारी, उसको गरीब की काम का भी सम्मान करना चाहिए और भाव का भी सम्मान करना चाहिए। 2 दिन पहले पब्लिक इंटरेस्ट में हमने आपको डंकी फ्लाइट से जुड़ी हुई खबर दिखाई थी। फ्रांस से 300 लोगों को लेकर फ्लाइट निकारागुआ जानी थी। इसमें से 276 भारतीयों को वापस डिपोर्ट किया गया था। इस मामले में गुजरात पुलिस की स्पेशल टीम ने चौंकाने वाली जानकारियां दी हैं। जांच में 66 ऐसे यात्रियों के नाम सामने आए हैं जिन्होंने अहमदाबाद से दुबई और दुबई से निकारागुआ जाने के लिए 60 से 80 लाख रुपए तक लोकल एजेंट्स को दिए थे। पता यह भी चला है कि ये एजेंट्स अमेरिका जाने वाले इन यात्रियों को $3000 तक देते थे खर्चे के लिए। 15 एजेंट्स पुलिस के रडार पर हैं और ये पूरे स्कैम की परतें खोलने की कोशिशें चल रही हैं। चलिए, अब वक्त हो गया है पब्लिक कमेंट्स का, जिन्हें आप बड़ा बेसब्री से इंतजार करते हैं। जिनका आनंद कुमार थानवी जी लिखते हैं, देश आर्थिक कष्टों से बच गया, पूरे देशवासियों को बधाई। पब्लिक इंटरेस्ट प्रोग्राम को साधुवाद, इसे कहते हैं इंटरेस्ट इन पब्लिक टेस्ट। शुक्रिया आनंद जी आपका। संदीप क्या लिखते हैं, गड्ढों से अगर मृत्यु हो जाए तो सरकार क्या कानून ला रही है? ये सरकार से पूछना चाहिए, ट्रक ड्राइवर और मीडिया को भी। बिल्कुल पूछेंगे संदीप जी, कल से यही सवाल पूछ रहे थे, इसलिए तो ब्रेक लग गए जो नया कानून आ रहा है उस पर। चलिए, अब मेरे भी ब्रेक लगाने का टाइम हो गया है और कल रात पब्लिक इंटरेस्ट में फिर 9 बजे आपसे मुलाकात होगी। लेकिन एबीपी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आपने कहीं नहीं जाना। शुभ रात्रि।